कैसे हो आप? सब बढ़िया। अगेन आज हम लोग जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले 10 मिनट का केमिस्ट्री में ही हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे जिप्सम क्या होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता, जल गैस क्या होता, इसको हम लोग वाटर गैस कहा करते थे। फिर आप प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी पढ़े होंगे। बिल्कुल, हमने आपको प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी पढ़ाया था। ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। वहाँ पर हम लोग चूना को देखे थे, चूना हुआ, बुझा चूना हुआ, जिसको हम लोग क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम ये सब कहा कर उसका इंग्लिश नाम हुआ। अगेन वहाँ पर हम लोग सीखे किस प्रकार से हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर को बनाएंगे। ठीक है, और आज जो है हम लोग क्या सीखने वाले। अच्छा, आप जो है एक्वारेजिया का नाम सुने हो? एक्वारेजिया का नाम सुने हो? नहीं सुने हो तो समझ लो अच्छे तरीके से। एक्वारेजिया काम क्या है, आपका जो मूल्यवान धातु है जैसे कि सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, उसका एक मेन नेचर है कि उसके अंदर जो आपका ये सब धातु है ना वो उसको गला लेता है। आपने कभी सुना है कि हाँ आपके पास सोना है, उसको साफ करवाना, काफी ज्यादा मैला हो गया है, अब जाओगे सोनार के यहाँ, एक याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, एक लिक्विड होगा, उस लिक्विड में जैसे ही सोने को डुबाएंगे ना और जैसे निकालेंगे एकदम सोना जो है फिर से चमकने लगेगा। आखिर वो लिक्विड क्या करता? वो लिक्विड जो है सोना का ऊपरी परत को गला लेता है। मतलब वो लिक्विड और कोई नहीं, उसी लिक्विड का नाम है एक्वारेजिया। आपको पता होना चाहिए कि 10 ग्राम जो सोना आप परचेज करते हो, इसी 10 ग्राम सोना का कीमत होता है 75 से 80,000 के करीबन इसका कीमत होता। अब सोचो इसी में से वो जो एक्वारेजिया है, ठीक है, वैसे एक्वारेजिया आपका HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। अगर इसको 1:3 में मिलाया जाए, अभी इसमें पढ़ेंगे, काफी कुछ पढ़ने वाले। वो जो एक्वारेजिया होता है उसमें जैसे ही हम सोने को डुबाएंगे, सोना का कुछ परत तो वो अपने अंदर गला लेगा ना, गलाने के बाद वो उससे जो सोनार है, जो गला हुआ सोना है, वो फिर उससे प्राप्त कर लेता वो। अब सोचो ऐसा ऐसा अगर पूरे दिन में ऐसा 3 से 4 ही कस्टमर आ गया तो उसके पास जो गला हुआ सोना एक जगह बचा, उसका प्राइस कितना हो जाता होगा, तनिक समझने का प्रयास करो। ठीक है, आप एक काम करना, ब्रश लेके साफ कर लियो। ठीक, ऐसी बात नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जो सोना को जो हम एक्वारेजिया में डुबाते हैं तो सोना का ऊपर का परत जो है वो एक्वारेजिया अपने अंदर गला लेता है, जिससे सोना फिर से जो है बेहतर चमकने लगता। जो ऊपर का परत खत्म हो जाएगा तो सोना फिर से लाइटिंग के कंडीशन में आ जाता है। इसको समझना है। अब ये जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया क्या होता, कैसे होता, क्या नहीं होता, उसको समझना है अभी। ठीक है, मतलब आज का पूरा क्लास हम लोग क्या करेंगे, 5-10 मिनट के अंदर हम लोग एक्वारेजिया को समझने वाले। ठीक है, एक्वारेजिया होता क्या है इसको समझेंगे। एक्वारेजिया समझने के बाद हम लोग कॉस्टिक सोडा को भी समझेंगे। बस ये 2 चीज समझने वाले हम आज। कॉस्टिक सोडा क्या होता है ये भी समझ लेंगे आज। ठीक है तो आप तैयार हो? वैसे कॉस्टिक सोडा का उपयोग क्या होता मैं समझाता हूँ। गंदगी साफ करने में इसका उपयोग होता है, और जान करके आपको अच्छा लगेगा कि कॉस्टिक सोडा किसे बनाते हैं हम लोग, जो आप घर में यूज करते हो ना नमक, हाँ जी, उस नमक का प्रयोग करके हम लोग कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। अगर आपकी नानी जी को ये पता चल गया कि हाँ सॉल्ट से कॉस्टिक सोडा बनता है जिससे गंदगी साफ होगा, नाटिन तनिक कॉस्टिक सोडा बना देना, तो नमक पड़ा हुआ है घर में, बता दो बनाने के लिए। अच्छा बता दूंगा, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्वारेजिया की बात करेंगे। एक्वारेजिया को अगर समझना है तो आपको स्टार्टिंग में ये समझना होगा कि नाइट्रेट क्या होता है, अर्थात NO3 क्या होता है, पहले ये समझना होगा आपको। ठीक है, तो समझते हैं ना NO3 होता क्या है, ये सब है क्या, इसको बेहतर तरीके से जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे आप। NO3 की बात करते हैं। NO3 को हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाई की जगह नाई के पास जाओगे, किस रेट में भैया बाल काटोगे, ऐसे ध्यान नहीं रखना, इसको याद समझना है आपको। NO3 जो है नाइट्रेट होता है, सिर्फ ये ध्यान में रख लो। अभी ध्यान में रख लिए होगे कि NO3 का मतलब नाइट्रेट हुआ। अगर नाइट्रेट को हम लोग बारी बारी से अगर पोटेशियम के साथ फिर सोडियम के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ दोनों से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है,
क्या क्या बनने वाला वो समझो। अगर नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग पोटेशियम के साथ करवा दे, नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ करवा दे, नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करवा दे, तो क्या रिएक्शन क्या मेरा बनने वाला वो समझना है हम लोग को। जैसे ही नाइट्रेट मेरा पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, KNO3 बन जाने वाला। ओके, अगर सोडियम के साथ ये नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। हाँ भैया, वो तो समझ में आ रहा। अगेन हाइड्रोजन के साथ अगर ये नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, वो सारी बातें बाद में, पहले ये समझो यहाँ पर जो मेरा पोटेशियम नाइट्रेट बना ना, इसका उपयोग हम लोग बारूद बनाने में करते। बारूद समझ रहे हो आप, जो गन जो होता है ना, गन के गोली के पीछे हम लोग बारूद लगाते हैं जिससे कि वो काफी दूर तक ज्यादा विस्फोट होता है उसमें। ठीक है, ये बारूद जो है गन में भरा जाता है। ये आपका बारूद है KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट ये बारूद बन गया। ठीक है, अगर पोटेशियम के साथ नाइट्रेट रिएक्ट करवाओगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है जो कि बारूद होता है, समझ लेना है। ओके भैया, ये हम समझ गए कि ये बारूद होता है। ठीक, अगेन सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। अगर इसी नाइट्रेट को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक ऐसा एलिमेंट प्राप्त होगा जिससे हम लोग जो आप फूड मतलब हुआ भोजन, जैसे कि टमाटर देखे हो, हाँ धनिया पत्ता देखे हो, उसको अधिक से अधिक दिन तक सेव रखने के लिए हम लोग सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, समझना है आपको, इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। वैसे ये सारी बातें उतनी जरूरी नहीं है, जरूरी है क्या, इसका केमिकल नाम आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल नाम ही लिखते हैं, आपको वो ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। देखो KNO3 को हम लोग कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। लिखोगे मेरे साथ, पोटेशियम नाइट्रेट। अगेन NaNO3 को हम लोग कहेंगे सोडियम नाइट्रेट। और HNO3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्वारेजिया में आपको HNO3 और HCl इसका मिक्सचर लेना होता है ना। हाँ जी, तो HNO3 है क्या वो समझना है, जिसके लिए पूरी की पूरी हम लोग कहानी का चर्चा कर रहे हैं वो यही है HNO3। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझ लिए, बिल्कुल HNO3 है क्या भैया, HNO3 की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। सिर्फ नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर रहेगा, कैसे जानोगे वो है क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, हाँ एक्वारेजिया बोलेंगे। एक्वारेजिया एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्वारेजिया, तो ये समझना होगा आपको। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे, सोडियम तो पता है, सोडियम भैया Na को कहते हैं, हम लोग याद किए हुए हैं। ये नाइट्रेट हम लोग NO3 को कहते हैं, याद क्या करना, K मतलब पोटेशियम होता है, NO3 मतलब नाइट्रेट होता है, याद क्या करना। और ये रिवीजन कराने का मेरा मेन मोटिव है कि आप जल्दी से जल्दी 1 से 20 तक जो है एलिमेंट को फटाफट याद कर लोगे, और जल्दी से याद करो, अधिक देरी नहीं करनी है इसमें। 1 से 20 तक एलिमेंट नेम आपको याद होना चाहिए। अगेन यहाँ पर इसको नाइट्रिक एसिड कहेंगे, क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड कहेंगे। यहाँ तक जल्दी आओ और जल्दी से इसको उतार लो, उतार लिए होगे। अब इसके बारे में हम बात करने वाले, किसके बारे में, ये है क्या HNO3 और HCl के बारे में। जब इस HNO3 को, ध्यान से इसको लिख लो, जब इस HNO3 को, हाँ भैया, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को HCl के साथ, HCl समझते हो क्या होता, ना ही भैया ना ही समझते हैं, कहीं पर लिख लो HCl के बारे में। ठीक है, HCl काफी जगह उपयोग होने वाला है। HCl का केमिकल नेम लिख लो, याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं, 25 ही तो केमिकल नेम है, बस उतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उतना ही याद कर लो। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक, आप खुद देखना 25 से ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो लिखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, जब हम लोग HNO3 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड, हाँ भैया, और HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इस दोनों को मिक्स करेंगे, किस रेशो में, 1:3 में। अब इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, 1 को यहाँ लगा देंगे, 3 को यहाँ लगा देंगे, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ 1 लगा दिए, 1 छिपा हुआ है, अर्थात HNO3 और HCl का हम लोग 3 मतलब HCl का 3 ले रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर HNO3 और HCl का जो मिक्सचर कर रहे हैं वो 1:3 में कर रहे हैं। इस बात को समझना है आपको। ओके भैया, समझ लेंगे हम लोग, आपसे यही उम्मीद है हमको। अगेन जब HNO3 और 3HCl, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। जब एक्वारेजिया पूछेंगे आपको यही बोलना है, HNO3 + 3HCl। ठीक है, ये मेरा एक्वारेजिया हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन में रहेगा, ये आपका ऑप्शन में रहेगा। और
क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एक्वारेजिया क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। जल्दी यहाँ तक लिख लो आप, फिर हम लोग कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से इसको लिखो, बस कुछ और कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाले। बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी प्रयास करने वाले हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। ओके, जल्दी करोगे आप। भैया ठीक है, पहुंच गए, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने से अच्छा पहले हम पढ़ा देते हैं कॉस्टिक सोडा, फिर हम आपसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाए अभी तक में लिख लो इसको। हो गया होगा, बिल्कुल आप लिख लिख होगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, हाँ भैया समझ में नहीं आता ये वो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगेन 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 हम लोग एक लास्ट क्या कॉस्टिक सोडा देखने वाले। भैया कॉस्टिक सोडा आप बताए थे कि नमक से बनने वाला, बिल्कुल मैंने कहा था ना कि नमक से बनेगा, बिल्कुल नमक से बनता है। अब देखो कैसे बनेगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा उसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दोगे आप, कॉस्टिक सोडा ध्यान दोगे। वैसे मैंने आपको समझाया हुआ ये कॉस्टिक सोडा, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब ये कॉस्टिक सोडा है क्या भैया, ये कॉस्टिक सोडा है क्या, हमका समझ में ना आवत है। इस कॉस्टिक सोडा को समझने से पहले, अच्छा लो समझने से पहले क्या इसी, अच्छा लो पहले समझा ही देते हैं मेरा इच्छा हो रहा है कॉस्टिक सोडा को समझाने से पहले हम लोग आपको जो है ना वाशिंग सोडा समझा दे। लो पहले वाशिंग सोडा समझाएंगे, फिर यहाँ इसको बाद में लिखोगे आप, पहले इधर से लिखोगे। तो ये वाशिंग सोडा होता है, जितना भी सोडा है ना सारा का सोडा आपके सामने रख देंगे और सबको समझ लेना है आपको। ये वाशिंग सोडा होता क्या वो समझ लो पहले, फिर वाशिंग सोडा के बाद ये बेकिंग सोडा क्या होता है ये समझ लेना है आपको। बेकिंग सोडा के बाद आपको कॉस्टिक सोडा समझना है। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह का सोडा है। ठीक, अब तीनों तरह के सोडा को अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, आखिर तीनों में क्या रिलेशन है। अच्छा भैया ठीक है, समझाइए जल्दी से समझाइए। वाशिंग, उधर चमक रहा है बोर्ड क्या, ठीक है ठीक, ओके कहीं कोई डाउट नहीं। हाँ, वाशिंग सोडा की बात करें, वाशिंग सोडा किसको कहते हैं सुन लेगा। वाशिंग सोडा बोले ना या फिर बेकिंग सोडा बोले, दोनों का सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन किसी एक में जो है बाई शब्द लगता है। ठीक है, अर्थात वाशिंग सोडा का, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं याद करने का तरीका भी समझा दूंगा एक बार फिर से। अगर यहाँ देखो वाशिंग सोडा की बात करेंगे ना, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होने वाला, सोडियम कार्बोनेट। अगेन बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर H एक्स्ट्रा एड है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें H क्यों लगा, बिकॉज समझना आएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसका पहले केमिकल नाम लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम क्या हो केमिकल फॉर्मूला का, Na से सोडियम हो गया, हाँ भैया Na से सोडियम हो गया, और H का बाई हो गया, और CO3 का कार्बोनेट हो गया। अच्छा जी ये बात है, हाँ जी। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर ये डाउट कर रहे होंगे, सिर्फ इतना सा, Na तो सोडियम हो गया, CO3 तो कार्बोनेट हो गया, H को हम लोग बाई लिखे। अब बाई किस में लगाओगे, बेकिंग सोडा में लगाओगे या फिर वाशिंग सोडा में लगाओगे, इसमें आप कंफ्यूजन में रहोगे। इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर किए देते हैं। ओके, दूर कैसे होगा, देखो यहाँ पर बेकिंग है, बेकिंग सोडा का मतलब हुआ मीठा सोडा, देखते हो मीठा सोडा जिसको हम लोग खाने में डालते हैं, अर्थात इस बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, अर्थात खाने का सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा को। अब खाने के बाद गेस्ट लोग जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाई, अर्थात वहां से ध्यान में रखोगे बाई, आप इसी में आपको बाई लगाना है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक, अगेन यहाँ देखो कॉस्टिक सोडा की बात करते तो कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है ये समझना है, ये पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर हम इसके बाद कॉस्टिक सोडा समझाएंगे, फिर पूछताछ करने वाले हैं आपसे, आपको कितना याद है क्या याद नहीं है, इसकी समझ इसकी परख आपको हो जानी चाहिए। पहले यहाँ तक पहुंचिएगा आप, ठीक है, यहाँ तक जल्दी पहुंच जाओ आप, और कम से कम इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे, कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है पहले ये जानो। जब हम लोग नमक को, भैया नमक सॉल्ट, हाँ जी नमक जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl कहते हैं, याद तो होगा आपको कि नमक को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम, Na से सोडियम हो गया और Cl से क्लोराइड हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Na का मतलब सोडियम, याद करना है 1 से 20 तक, मैं बार बार कह रहा हूँ, Na 11 नंबर पे आता, Cl, ये सब याद करो जल्दी से जल्दी। ओके, मजाक नहीं करना इसमें। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को कहते हैं। जब हम लोग नमक में वाटर को ऐड कर देंगे, किसको, वाटर को ऐड कर देंगे, देख लो केमिस्ट्री का तो यही फंडा है, जितना इतना 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 रिएक्शन होने वाला ना, मजा आ जाने वाला। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में वाटर को ऐड करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस
ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद होगा क्या समझना है। यहाँ से Na और OH दोनों एक साथ आ जाएगा, Na और OH एक साथ आ गया, ये Cl अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया और यहाँ से H2 अलग हो जाएगा। ये आपका बनने वाला यही है कास्टिक सोडा। भैया समझ गए हम लोग कास्टिक सोडा क्या होता है, समझ गए कास्टिक सोडा। ओके, अगर हम बोलेंगे इसका केमिकल नाम बताओ तो क्या बोलोगे भैया, Na का मतलब सोडियम होता है। आ गया ना फिर से एलिमेंट नेम। मैं बार बार कर रहा हूं ना, याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पूछूंगा ध्यान में रखियो। Na का मतलब सोडियम हो गया, हाँ भैया सोडियम हो गया। अब क्या OH का मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलना है आपको, ठीक है। कहाँ लिख दे और लिख लोगे आप, लो लिख देते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अब 10-15 ही अभी हुआ हो केमिकल फॉर्मूला, और 10 करने वाले, बस फिर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ लिख दोगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको बैलेंस नहीं किए हुए, बैलेंस करते हैं, बैलेंस किए देते हैं हम। यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ Cl2, देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस करते हैं वो समझो। यहाँ पे क्लोरीन 2 था, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल था, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए क्लोरीन में आया, यहाँ डबल हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ क्लोरीन डबल होने से सोडियम भी डबल हो गया, लेकिन यहाँ सोडियम तो सिंगल ही है ना, यहाँ पर 2 लगाएंगे तब डबल हो जाएगा। यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया, सोडियम तो डबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों डबल हो गया। अब देखो हाइड्रोजन टोटल कितना है, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन है 2 और 2 4, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ आगे में 2 लगाना होगा, तब हाइड्रोजन मेरा 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। अर्थात इस प्रकार हम लोग बैलेंस करते हैं, अच्छे तरीके से बैलेंस करने सीख जाएंगे, परेशान नहीं होना है आपको। ओके, बस आज इतना ही केमिस्ट्री में रिविजन करने वाले, और हम आपसे पहले पूछेंगे 7 क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। अब आपको बताना है कि 7 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ और लिखना है, ठीक। पहला क्वेश्चन बताओगे, पहला क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, और हम चेक कर लेंगे। भैया जी ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन, जल्दी से लिखोगे आप। कॉपी निकालो, कलम निकला हुआ होगा, भैया जी कब का निकाल दो, बैठे हुए हैं आप, बोलिए ना फटाफट से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे नहीं देखना, बिल्कुल नहीं, जिप्सम का फॉर्मूला। अगेन नेक्स्ट लिखोगे कॉस्टिक सोडा, भैया मिटाइए पहले इसको, आप तो उतार लियोगे ना। देख लो, एक काम करना है, 4 7 का 7 अगर देखना हुआ देख लेना, लेकिन लिखते समय पीछे कॉपी नहीं पलटना है, ठीक है। लिखो कॉस्टिक सोडा, उसके बाद लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन बेकिंग सोडा। 5वां नंबर क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6ठा नंबर क्वेश्चन पोटेशियम नाइट्रेट। 7वां नंबर क्वेश्चन एक्वारेजिया। इस सबको लिखो, क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, जल्दी से लिख के दिखाओ और पूछताछ करेंगे, मजाक नहीं होगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भैया, पढ़ाइए ना। ला 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 एक काम और, आप जो है ना 5 क्वेश्चन के पीछे थोड़ा और मेहनत करो। बोलने का सिर्फ 5 क्वेश्चन है, उसको आपको लेके चलना, जानते हो 5 क्वेश्चन इसलिए हम बोलते हैं, नहीं कुछ तो सही कुछ तो हो रहा है याद, इसलिए हम लोग 5 क्वेश्चन चिल्लाते रहते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, 5 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम आपको उससे ज़्यादा करना होगा, तभी जो है आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, वरना 5 बहुत पीछे रह जाओगे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाए, याद करें, ठीक है। सिर्फ मैथ ही तो नहीं पढ़ना है ना, सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है ना। और कोशिश करो केमिस्ट्री का मतलब कम से कम इक्वेशन ही याद करो, 5 इक्वेशन याद कर लिए कोई सा, ठीक है। वैसे इक्वेशन याद करना नहीं होता है, समझना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा इक्वेशन है कहाँ आपके बुक में, लेकिन कोई नहीं, कि केमिस्ट्री में जहाँ तक होगा जो सर पढ़ाए हैं आपको उतना ही आप याद करो, बाकी हम लोग रिवीजन कर ही रहे हैं ना। अगेन एक चीज़ और, क्या क्या करना है, 5 लाइन याद करना है ना आपको, वो याद करना है तो करना है। इस 5 लाइन को आप 15 लाइन में कन्वर्ट कर दो, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आपको हो सकता है, हमें नहीं होगा। 15 लाइन याद कर लो, नहीं होता 10 लाइन 7 लाइन, कुछ तो इंक्रीज करना है इसमें आपको। और आप मैक्सिमम बायोलॉजी का क्वेश्चन क्यों याद करते हो, जब पता है आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, याद अच्छे तरीके से हो चुका है, तो कुछ और याद करो, जैसे कि केमिस्ट्री याद कर लो, हाँ भैया केमिस्ट्री याद कर लेंगे, या फिर फिजिक्स याद कर लो, ठीक है, या फिर संस्कृत याद कर लो, कुछ ऐसा सब्जेक्ट याद करो जो कि आसान रहे, मतलब आपको भविष्य में काम दे। बायोलॉजी याद हो गया अच्छे तरीके से, अब थोड़ा इधर भी ध्यान देना है। हाँ बायोलॉजी याद करना है तो कुछ एक्स्ट्रा 10 लाइन कर लो, 5 लाइन बायोलॉजी से और 5 लाइन इधर कर लो, लेकिन करना है ऑल सब्जेक्ट से, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के क्या करना, ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। इतना ही ध्यान आप संस्कृत के पीछे दे दोगे ना, संस्कृत पक्का नंबर फिक्स है कि हाँ नंबर आएगा आएगा आएगा। कितना क्वेश्चन है ही संस्कृत में, 1 लाइन का आंसर होता। संस्कृत इतना आसान उनका कहना है,
बस एक लाइन का आंसर है, कोई मुझे याद कर लो। कोई ध्यान ही नहीं देता, मतलब संस्कृत पे कोई ध्यान ही नहीं देता है बच्चा, परेशान है वो पहले से, कोई याद ही नहीं करता संस्कृत को, तो आप याद करोगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। 7 क्वेश्चन बना रहे हो ना, बिल्कुल 7 क्वेश्चन बना रहे होगे आप। अगेन हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ओके भैया, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखोगे हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज ढेर सारे सवाल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बस आपको ध्यान देना है और हर एक सवाल को अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ हम लोग के पास 3 सवाल हैं, जानते हो इस तीनों सवाल में से सिर्फ एक ये सवाल है जो हाँ थोड़ा दम है इसमें, बाकी ये सवाल में कुछ दम नहीं है। एक बार पढ़ करके अगर यहाँ हम फिगर बना देना इस सवाल का, तो आप इसको खुद से बना सकते हो। विश्वास नहीं होता तो विश्वास करना सीखो। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो एक बार। ठीक है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 10, मतलब कोई 2 पॉइंट है, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है 10 है। आखिर वो पॉइंट है क्या? वो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ए हमारे सामने है 5, -3 एंड बी का वैल्यू है 13, m। हाँ भैया ये तो दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। क्या ही करें इसमें भैया, हम एक ही चीज जानते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है AB = 10 दिया हुआ है। सिंपल सा यहाँ पर AB का फॉर्मूला पुट करेंगे और AB का फॉर्मूला पुट करने के बाद अर्थात x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उसका होल स्क्वायर कर देना है और वहां से m का वैल्यू निकालना है। इसको बनाओगे आप, खुद से बनाओगे, पहले बनाओगे इसको। अगेन सेकंड क्वेश्चन को देखोगे, सेकंड क्वेश्चन का भी हम फिगर बना देते हैं, आपका ध्यान से समझना है सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, a का वैल्यू फाइंड करना है और बोला गया फॉर विच पॉइंट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, कौन कौन सा? अगर q और r को मिलाते हैं, दो यहाँ देखो q और r को हम मिला रहे हैं और उसको जो है क्यू आर को मिलाएं, एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है कौन? ये P जो है इसका मिड पॉइंट है a/3, 2, इसका मिड पॉइंट अर्थात 1:1 यहाँ पर है। Q का वैल्यू दिया हुआ है -5, 4, यहाँ R का वैल्यू दिया हुआ है -1, 0। आराम से आप क्या कर सकते हो भैया, हम क्या करें, a/3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओगे, 2 को क्या लिख सकते हैं ये बताओगे भैया। जब मिड पॉइंट होता है ना तो यहाँ पर x बराबर होता है x1 + x2/2 होता है, अर्थात x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और y बराबर जो है y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो अच्छे तरीके से आप मिलाओगे, हम बेहतर तरीके से भी मिलाने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को बताएंगे भी, पहले आप एक बार प्रयास करोगे, जल्दी से प्रयास करोगे, आपके लिए रुक रहे हैं, काफी देर रुक गए, चलो मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, फिर से बनाएंगे हम लोग। बस उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका बन गया होगा और आप सिर्फ यहाँ पर मिलाने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो। अच्छा भैया ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, अगर नहीं बना है तो एक बार फिर से पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिए होगे? हाँ भैया कब से पढ़ के बना के बैठे हुए, आप मिलाइए ना। देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि क्या कहा गया भैया, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 10, मतलब A और B के बीच जो डिस्टेंस है ना वो हमारा 10 दिया हुआ है। A का वैल्यू कितना है 5, -3, B का वैल्यू 13, m। अच्छा ठीक है, और इसका डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है भैया, यहाँ पर AB जो डिस्टेंस है ना वो 10 दिया हुआ है। AB का वैल्यू क्या होता है √100, x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट, आपस में डिफरेंस लो करो भैया, 13 और 5 को हम लोग घटा देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस, फिर y कोऑर्डिनेट को आपस में डिफरेंस करके अर्थात m और -3 का डिफरेंस करेंगे, तो कर दिए डिफरेंस, तो और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, = 10 के बराबर है। बस ये हम लोग जैसे ही कर लेंगे, सिर्फ यहाँ से फिर सॉल्व करना है हमको। ये रूट बराबर की उस तरफ चल जाएगा तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, 13 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 13 × 5, 13 × 5 = 65 दूनी भैया कितना होता है। अच्छा लो हम पूरा करते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। अगेन हम जान रहे हैं आपका बन चुका है, फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा ना, आप मिला सकते हो। m का होल स्क्वायर करेंगे, हाँ भैया, प्लस यहाँ पर -3 है, ये आपस में माइनस मिलके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर m प्लस 3 हो गया, m प्लस 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, m स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अच्छा भैया इतना शॉर्ट का ही बताते हैं, समझ में ना आवत है ये समझ में नहीं आएगा ना, दांत तोड़ देंगे आपका। अब यहाँ देखो सिंपल सा, अब इसको सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर 169 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10, 130 हो गया, फिर यहाँ पर आपका प्लस m स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 9 हो गया, फिर प्लस 6m हो गया इक्वल टू 100 हो गया। अच्छा भैया ठीक, यहाँ पर 100 है, समझ लो ना 10 का स्क्वायर है। अच्छा भैया ये तो हमका पता है, ये m स्क्वायर को पहले आगे लिख लिए, फिर यहाँ पर 6m को पहले लिख लेते हैं हम लोग प्लस 6m, और कहीं पर m है ना भैया, और कहीं पर m नहीं है। अब यहाँ पर इस सब को सॉल्व करने वाले, ठीक है सॉल्व किए लेते हैं, तो सॉल्व करना है हम लोग को, तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है प्लस वाले को ऐड करेंगे तो करो, 9 9 18, 18 5 23 का 3, बाकी डाल 2 2 6 2 8 2 10 0 1 2 माइनस 130 इक्वल टू 100 इधर भी है, याद रखना इस 100 को बराबर की इस तरफ लेते आएंगे तो कितना होगा 230 हो जाएगा। अच्छा लेते आते हैं m स्क्वायर प्लस 6m, यहाँ पर आपका बराबर किस तरफ लाएंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 का 3 7 73 हुआ, अगेन अगेन ये मेरा प्लस में निकला, बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेशन खुद से करना है, इसको कैलकुलेशन खुद से करने का प्रयास करो, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपका सही ही होगा। m स्क्वायर प्लस 6m, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया 27 इक्वल टू 0। अब 27 यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, भैया कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर 27 का प्राइम फैक्टर करेंगे और 6m को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आराम से ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये बताइए, m स्क्वायर के आगे में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 27 के साथ तो 27 हो गया। अब 27 को और डिस्क्राइब करते चलेंगे तो यहाँ पर मेरा इतना निकल गया। हाँ भैया हमको 6 उड़ाना है, अर्थात 6 को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 27 आए और जोड़ने और घटाने पर 6 आ जाए, 3 3 9, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, अर्थात 9 और 3 का कॉम्बिनेशन करने वाले, तो 9 माइनस 3 करेंगे ना, सॉल्व होकर के मेरा 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा माइनस 27 होने वाला। ठीक है ये मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेंगे m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 3m माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लेना है हम लोग को, तो कॉमन लेते हैं, m कॉमन ले लिए तो m प्लस 9 हो गया। हाँ भैया यहाँ पर कॉमन लेना है, m प्लस 9 पहले उतार लो, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे, m का वैल्यू निकालोगे, उम्मीद करते हैं आपका बना होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसको हटावत है, हाँ अब कहाँ सॉल्व कर दे, ये तो इसको हटाइए ना, क्वेश्चन का क्या ही काम, जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन का क्या काम, ये तो बात बिल्कुल सही कही भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन का क्या ही काम। यहाँ पर m प्लस 9 दोनों से कॉमन लेंगे तो आपका m माइनस 3 बच जाएगा अगला पोस्ट में, अर्थात m प्लस 9 इधर आ गया और उधर m माइनस 3 बची गया इक्वल टू 0। पहले यहाँ तक पहुंचो, जल्दी यहाँ तक पहुंचिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी पहुंचना है, पहुंच गए होगे, जल्दी से पहुंचो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुंच गए होगे और m का वैल्यू भी निकाल लिए होगे। ठीक है, और m का वैल्यू निकल भी किया होगा आपका, भैया जी कब का निकाल के बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है क्या, देखो तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर m प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू यहाँ से निकल गया माइनस 9, फिर यहाँ पर m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ m का वैल्यू निकल गया 3, बस m का वैल्यू निकालना था, निकल चुका। क्वेश्चन ठीक था, कैलकुलेशन अच्छा था, मुझे लगा कैलकुलेशन नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम बता ही देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या पता इसमें भी कैलकुलेशन हो लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका बेहतर तरीके, सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम आपको आया हो, बाकी तो प्रॉब्लम ना आया होगा, क्योंकि लाजवाब क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, कैलकुलेशन के नाते ठीक है क्वेश्चन। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा दोस्ती कर लिया जाए क्या? हाँ भैया थोड़ा दोस्ती कीजिए ना सेकंड नंबर क्वेश्चन से। अच्छा तुरंत दोस्ती करत है, क्यों घबराते हो, तुरंत दोस्ती कर लेते सेकंड नंबर क्वेश्चन से। ला 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 सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या ही कहा गया, पहले इस पे विचार करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखो। यहाँ कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए का मान निकालना है। अच्छा आगे क्या कहा गया है, फॉर विच पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, पी किसी लाइन का मिड पॉइंट, पी बीच में। अच्छा ठीक है, पी बीच में, ओके। ऑफ द, पी का वैल्यू दिया हुआ है, लिख लो ना, a/3, 2 दिया हुआ है।
और कुछ दिया हुआ ना, और कुछ ना दिया हुआ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R। Q और R, अच्छा यहाँ पे ये Q है, ये R है। Q कितना दिया हुआ, -5,4 दिया हुआ, -5,4, R है आपका -1,0। अब सिंपल सा ये काम करना है। वो काम क्या करना है आपको, यहाँ फॉर्मूला जानते हैं, मिड पॉइंट है तो सिंपल सा 1:1 होगा। नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या ही कर सकते, इस a/3 को किसके बराबर लिखेंगे और 2 को किसके बराबर लिखेंगे। अरे ये जान जाओगे ना, ये फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान हो जाने वाला। सिंपल सा हम लोग क्या ही करने वाले, सिंपल सा हम जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2 होता है। तो ये x के स्थान पर है तो x बराबर था a/3 बराबर, इस दोनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, -5 और -1 को जोड़ते हैं तो -5 और -1 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी ये 2 मेरा y कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 2 बराबर हो जाएगा, इस दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 + 0/2। अब देखते हैं रिजल्ट कितना आता है। आप इसको सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। a का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, फिर ये कर क्यों रहे हैं, मेरा a का वैल्यू निकल ही जाएगा तो मैं पूछूंगा अभी ना। जल्दी निकालो। आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। a/3 इक्वल टू यहाँ -5 -1 अर्थात -6/2, 2 3 6 अर्थात a का मान आपका -9 निकल गया। यहाँ से a का मान -9 निकल गया और इसका कोई तुक ही नहीं बनता क्योंकि 2 = 2 हो जाएगा। ये आपको नहीं करना है, बिकॉज सिर्फ इसी को लेने के बाद मेरा a का वैल्यू निकल रहा है, जो हमको क्वेश्चन में निकालना था वो मेरा निकल जा रहा है, तो ये लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, बस हमें यही समझाना था, इसलिए हम यहाँ पर करवाए थे आपसे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेहतर तरीके से। ये क्वेश्चन तो हलवा निकल गया, पहला ही क्वेश्चन सही था। हाँ जी, उसमें कम से कम कैलकुलेशन तो था, इसमें तो कैलकुलेशन भी ना है, मजा नहीं आया 2nd नंबर क्वेश्चन में। अब 3rd नंबर क्वेश्चन से आनंद की प्राप्ति करने वाले हम लोग, और बेहतर क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आएगा 3rd नंबर क्वेश्चन बनाने में भी और हमें बताने में भी। यहाँ पर क्या कहा गया उसको समझना है। यहाँ A, B और C कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है ट्रायंगल ABC का, पहले हम ड्रॉ करने वाले, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। एक बार हम आपको मौका देते हैं, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से ड्रॉ करने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार फिगर बनाने का प्रयास करो। अगर खुद से फिगर बना पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, जल्दी करो। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। काउंटिंग मेरे ख्याल से वीडियो रोक करके आप बना लिए होगे, फिर वीडियो ऑन भी कर लिए होगे। देखो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करना है वो देखो। ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है, ट्रायंगल A, B और C है। अगेन बोला गया A का वैल्यू दिया हुआ है 5,1, 5,1, B का वैल्यू दिया हुआ है 1,5, C का वैल्यू दिया हुआ है -3,-1। ठीक, अरे क्या हो रहा है आपको, कोई दिक्कत, आराम से चलना है भी, ऐसे नहीं करना है ना। हाँ, A, B और C का वैल्यू दे दिया गया है। ये मेरा वर्टिसेज है, किसका, ट्रायंगल का वर्टिसेज है। हमको फाइंड करना है मीडियन। अच्छा, मीडियन क्या होता है, AD A के जस्ट समझो मीडियन होता क्या है। जैसे ये ट्रायंगल है ना, हाँ भैया ट्रायंगल है, अब हमको मीडियन खींचना है तो क्या करेंगे, A से मीडियन खींचना है। A के जस्ट अपोजिट साइड कौन है, ये है, इस साइड का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट और A को मिला देंगे तो AD जो बनेगा वो मेरा मीडियन कहलाएगा। सपोज हमको B से मीडियन खींचना है तो B से जस्ट अपोजिट साइड ये है ना, इसके मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको इससे मिला देंगे तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। ये होता है मीडियन। भैया समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ ये C पॉइंट है, C पॉइंट से मीडियन खींचना है तो इसका C का जस्ट अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट को इससे मिला देंगे तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। और जहां पर ये मिला ना, इसको सेंट्रोइड कहते हैं। सीखना है, आगे सीखेंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा मीडियन कैसे निकालते, कैसे बनाते, कैसे ड्रॉ करते। ठीक है, पहले इस चित्र में, पहले इस ड्राइंग में पहले हम लोग मीडियन को दिखा तो दे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है क्या, AD मीडियन है इसका। चलो AD खींचते हैं, अच्छे से, चित्र ही अच्छे से नहीं बनता, एक बार फिर से चित्र बनाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा खासा चित्र बनना चाहिए, क्या कम से कम चित्र तो अच्छे से बने। ये क्या हो रहा है, चित्र कैसा बन रहा है, थोड़ा और बेहतर बनना चाहिए। हाँ भैया जी, इस बार अच्छे से बनाएंगे हम लोग। A हो गया ये 5,1, B हो गया 1,5, C हो गया -3,-1। इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, मिड पॉइंट है ना। हाँ, अब A से इसको मिला दिए, ये आपका AD हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, AD का लेंथ बताना है। लेंथ तभी होगा जब हम D का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम D का पहले पॉइंट निकालेंगे, तो 4.D, 4.D, या तो इसको XY मान लो या तो AB मान लो। क्या मान लिया बताओ, XY मान लेते। चलो
आप ए बी पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चल 4 पॉइंट डी निकालना है। डी के लिए एक्स बराबर क्या होगा ये बताओगे और वाई बराबर क्या होगा ये बताओगे जल्दी से। एक्स बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, हम बताए हुए हैं, जल्दी बताओगे। तो बोलोगे भैया ये एक्स मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, अर्थात एक्स मेरा मिड पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो गलत है ना, मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पर y बराबर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करने वाले, तो करो ना, क्या ही दिक्कत है। डी हमारा मिड पॉइंट है, x बराबर हो गया 1 और -3 को ऐड कर दिए, अच्छा भैया, और 2 से डिवाइड कर दिए। सेम आपका y बराबर क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। हो गया होगा सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ पर रिजल्ट निकल जाएगा आपका -1, यहाँ रिजल्ट निकल जाएगा आपका 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, देयरफॉर पॉइंट d कितना निकल गया भैया, पॉइंट d कितना निकल गया, देखते हैं। देयरफॉर पॉइंट d b, अच्छा लिखो पॉइंट d x, y बराबर कितना आया, -1, 2 आ गया। यहाँ -1, 2 है, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो निकालते हैं ना, लेंथ ऑफ मीडियन एडी, हेंस जिसको लेंथ ऑफ, अच्छे से लिखो, मीडियन एडी। सिंपल सा एडी का क्या करना है, हमको लेंथ निकाल देना है, ठीक है। निकालते हैं, नीचे करेंगे, जगह कम है। एडी बराबर क्या हो जाएगा, √100। इसके एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से भैया, करते हैं ना। -1 और 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 और -5 का होल स्क्वायर हो गया। फिर से समझो, यहाँ -1 का -1 लिखे और 5 का 5 लिखे, बीच में माइनस दे दिए बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस, फिर 2 और 1 का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए। भैया सुनिए ना, हाँ बताइए ना भैया, बहुत ही आसान लग रहा है, हम जानते हैं बहुत आसान लग रहा है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। जल्दी बनाओ, इसका डिस्टेंस निकालो, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका आंसर निकालो, हम रुके हुए हैं आपके लिए, कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप बनाओगे। बन गया होगा, देखो 5 1 6 36, हाँ जी 36 प्लस 1 अर्थात √137 निकल गया आपका, यही आपका प्यारा सा आंसर निकल गया। और आगे देखते क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उससे पहले ये देखो हम लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ओके ठीक। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, अपने आप को हम लोग साइलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टोटल 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मात्र इस 4 टॉपिक को ही क्लियर कर पाए और एपी का हाफ हम लोग क्लियर किए हुए हैं और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। इस अक्टूबर का मात्र हम लोग के पास जो है टोटल 5 डेज बचा हुआ होगा और टोटल नवंबर जाओगे 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 31 डेज, टोटल काउंट कर रहे हैं हम लोग का 97 डेज हम लोग के पास हो रहा है। क्योंकि हम लोग फरवरी में पढ़ाई नहीं करेंगे, फरवरी मतलब वो एग्जाम का मंथ होता है, ये समझ के चलो। तो आपको उस अनुसार पढ़ाई करना है, अपने अंदर एनर्जी और इंक्रीज करना होगा और नए जज्बे के साथ जो है कुछ इस प्रकार पढ़ाई करना है, ये 90 लेक्चर आपका 120 में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना, तब ही आपका जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये मेरे सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। तो अपने अंदर जो भी एनर्जी है ना उसको वापस लगाओ, बाकी आपको कोशिश करना है हम लोग 120 लेक्चर तक पहुंचे, किसी भी हालत में मेरा 120 लेक्चर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप साथ दोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को इतनी तेजी से आप इंक्रीज करोगे, इतनी तेजी से इंक्रीज करोगे, हमने और आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो आज से हम लोग की पढ़ाई और दुगनी रफ्तार में होने वाली और ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैथ का बात है, हम लोग को अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आगे पढ़ने से पहले नए एनर्जी के साथ लग जाना है, ओके। चलो मिलते हैं पढ़ाई में। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। बारी बारी से जो है, थोड़ा सा रुकोगे, ठीक, बारी बारी से जो है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना होगा, अगर कोई ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्या है पैरेललोग्राम है, हाँ भैया ये तो है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, मैं पहले बता देता हूँ, अंत में मैं फिर पूछूंगा। जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, पहले मैं ये पूछने वाला हूँ, हाँ मैंने क्या बताया था पैरेललोग्राम में, भैया जी आप पैरेललोग्राम में बताए थे हमको ऐसे ऐसे, आपको वहां पर बताना है हमें। अगर यहाँ ध्यान दो, जो ये हमारा डायगोनल्स है ना, हाँ
तो पैरेललोग्राम में जो हमारा डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बराबर बराबर बाइसेक्ट करता है, ध्यान में रखना है। मतलब हम जानते हैं, ये लाइन याद कर लेना है, वी नो डेट ये जो डायगोनल्स है, किसका डायगोनल्स, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स हुआ वो एक दूसरे को बराबर बराबर सेक्ट करता है, बांटता है, डिवाइड करता है, समझना है। अगर यहाँ लिखना है डायगोनल्स नोटबुक में उतार लो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, अपने आप को जो है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ ये सेम डिवाइड हो रहा है, ये समझना है। ठीक है, समझो इस चीज को। ओके, बस ये समझ लो, आपका काम हो गया। इस लाइन को समझ लेना। किसी भी पैरेललोग्राम में जो है जो डायगोनल्स होता है वो डायगोनल्स खुद को बाइसेक्ट करता है, ये समझना है। हाँ भैया ठीक है, समझ गए। अगेन यहाँ देखते हैं हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखने वाले और समझने वाले। इसको लिख लो नोटबुक में जल्दी से। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ बारी बारी से क्वेश्चन को देखे ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन सब है। हाँ जी, अगेन क्वेश्चन को कोशिश करना है पहले खुद से प्रयास करने का। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ पर क्या ही कहा गया है पहले क्वेश्चन में। आपका प्रथम कर्तव्य जो है अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लीजिए। इस क्वेश्चन को लिख लेना है, कम से कम एक बार रीडिंग कर लेना है। समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है 5 है। ठीक है, दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। दो पॉइंट के बीच हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों पॉइंट क्या क्या है, 4, है और 1, 0 है। अच्छा ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 5। अर्थात ए बी का वैल्यू दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, या फिर यहाँ हियर लिखो, हियर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आराम से ए बी का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है। दो पॉइंट के हेल्प से जो है हम लोग यहाँ पर ए बी अर्थात डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आराम से ए बी की जगह पे हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको बनाएंगे और वहां से के का वैल्यू निकल जाएगा। जल्दी से बनाओगे और इसको सॉल्व करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाए हुए हैं, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट की भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वहां से आप के का वैल्यू निकालोगे। उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी के का वैल्यू निकाल सकते हो। रुके हुए हैं आपके लिए। ओके भैया, रुकिए, हम फटाफट कर लेते हैं, जल्दी से करोगे। आपके लिए रुक चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। देखो यहाँ पर अगेन क्या आपका रिजल्ट निकला, क्या सॉल्यूशन निकला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट किए, तो करते हैं भैया जी। तो 1 में 4 को सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो गया, -3 हो गया। -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 में के को सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा -k हो गया, -k का होल स्क्वायर। उल्टा भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस रूट को बराबर की उस तरफ भेजे तो 25 हो गया। यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया। हाँ भैया 9 हो गया। अगेन यहाँ पर -k का होल स्क्वायर k स्क्वायर हुआ। इस 9 को बराबर की उस तरफ भेजे तो हमारा जो है 25 - 9 जो कि मेरा 16 होता है वो हो गया। अच्छा ठीक है भैया, k का वैल्यू ± √116 और यहाँ पर √116 का वैल्यू होता है +-4, अर्थात यही हमारा k का वैल्यू निकला है। इतना आसान, इससे आसान क्या ही होगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन पहले आप क्या ही करोगे भैया, हमें पता है हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सही में पता है। रियली बना सकते हो आप सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा आपसे। उम्मीद करते हैं बन भी गया होगा आपसे सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है क्या, वैसे पहले तो क्वेश्चन लिखो कम से कम पहले, और पहले पढ़ लो। बने या ना बने वो बात की बात है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ो इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको कम से कम क्वेश्चन पढ़ने का आदत पड़ जाना चाहिए आपको। हमसे पहले जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, बिल्कुल आप क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। अगेन देखते हैं क्वेश्चन है क्या। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। किसी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसको हमको फाइंड करना है। अच्छा लो, हम कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट ले लिए। ये मेरा पी जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, और जो एक्स एक्सिस होता है उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, वो हमेशा जो है उसका वाई नियामक 0 होता है, अर्थात x, 0 के फॉर्म में होता। अर्थात p का वैल्यू, p का मेरा पॉइंट क्या निकल गया, x, 0, बिकॉज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर बिलोंग कर रहा। अच्छा, विच इज इक्विडिस्टेंस क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, और इस दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। अच्छा लो, p जो है
दो पॉइंट से बराबर दूरी पर, कौन से दो पॉइंट से, 2, -2 और -4, 2, इस दोनों पॉइंट से ये बराबर डिस्टेंस पर P है। तो हम लोग क्या ही करें, सिंपल सा हमको P पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे वो समझ लो, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं सिर्फ चित्र हम जो ड्रॉ यहाँ किए हैं इसी से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होगे और क्या, शायद हम चित्र बनाने से पहले आप इसको सॉल्व भी कर लिए होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर P से A और B जो है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये बराबर दूरी पर है, अर्थात PA PB के बराबर हो जाएगा। हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको यहाँ दिया हुआ है PA और PB क्या है, बराबर है। और सिंपल सा PA का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और PB का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। x का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग फटाफट से निकाल लेंगे। जल्दी से आप निकालोगे भैया, ठीक है निकालत है ना, इसमें कौन सी समस्या है, जल्दी से निकालना है। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो कितना आपका सॉल्यूशन निकला, बस आपको मिलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा भैया कीजिए ना सब्ट्रैक्ट, इसमें क्या समस्या है, 2 - x का होल स्क्वायर, अगेन -2 - 0 का होल स्क्वायर अर्थात -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -4 और x का अर्थात -4 और -x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 - 0 अर्थात 2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको बस सॉल्व भी तो करना है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर तो मेरा इतना निकल गया, 4 + x स्क्वायर -4x, अगेन इस -2 का होल स्क्वायर मेरा 4 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व किए रहते हैं अच्छे तरीके से, समझना है। यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस 2 × -4 × -x, इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। जब दोनों माइनस में रहेगा ना तो हम लोग जहां पर a स्क्वायर लेते हैं वहां पर -4 का होल स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर -x का होल स्क्वायर ले लेंगे। समझ रहे हो, जो भी माइनस प्लस होगा सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा आराम से। इसका हो गया आपका 16 + x स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8x हो गया। बस बिल्कुल इसी तरह हम लोग करते। यहाँ पर आपका 16 प्लस x स्क्वायर प्लस आपका 8x हो गया। यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, किस प्रकार हुआ, प्लस 4 हो गया। हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। अब देखो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर चले गया कहाँ पर, नानी के यहाँ चले गया पानी भरने। हाँ भैया ठीक है, हमारी नानी सुन लेगी ना, ध्यान लाल कर देगी भैया आपका। अगेन यहाँ ध्यान देते हैं, इस -4x को बराबर की उस तरफ बाद में भेजना है, पहले जोड़ लेते हैं। 4 + 4 आपका 8 हो गया, -4x इक्वल टू 16 + 4 आपका 20 हो गया प्लस 8x। अगेन करें तो करें क्या, इस -4x को बराबर किस तरफ भेजो या फिर 8x को बराबर किस तरफ लेते आओ। क्या करना है आपको भैया सुनिए ना, आप 8x को बराबर किस तरफ लेते आइए, ठीक है लेते आते हैं। -4x - 8x, यहाँ पर 8 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये आपका +8 से -8 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं कोई समस्या, अरे भैया हमको समस्या कब से होने लगा। हाँ -12x इक्वल टू यहाँ पर आपका हो गया 12। अच्छा ये बात है, हाँ जी। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है बराबर किस तरफ भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 12 बटे -12, यहाँ आपका -1 निकल गया। x का वैल्यू मेरा -1 निकल गया। जो हमको निकालना था वो हम कब से निकाल के बैठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही रिजल्ट आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे बड़ी तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी से यहाँ तक पहुंच गए होगे आप। उम्मीद करते हैं आपसे खुद से बना होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पर हो, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग, और ये भी आसान ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है क्वेश्चन, वो भी दमदार है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इसको, ठीक। आराम से बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अगेन आगे चलते हैं हम लोग। भैया सही में ये तो बहुत आसान चल रहा है मैथ सही में आसान चल रहा। बस आप जो है डेली 7 क्वेश्चन बनाते चलो ना, बस आपका काम है रिवीजन करना। रिवीजन सही समय पर अच्छे तरीके से करते चलो। जो हम रिवीजन करवाते हैं 15 मिनट वो आपके रिवीजन के सामने कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में आपका ही रिवीजन काम देगा आपको, मेरा रिवीजन हल्का फुल्का काम देगा, लेकिन पूरा का पूरा साथ ही आपका रिवीजन होने वाला। अब सोच लो रिवीजन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया हम समझ गए। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपका प्रथम कर्तव्य पता है ना क्या है। क्वेश्चन को पहले लिखो, आप पहले एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लो और ये समझने का प्रयास करो इसका फिगर किस प्रकार बनने वाला, ड्राइंग किस प्रकार से आप इसका करने वाले हो। बस इतना समझ लोगे ये प्रश्न आपसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है। यहाँ पर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है। भैया यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दे दिया गया है, हम क्या ही करें। यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है फाइंड कीजिए। क्या ही फाइंड कीजिए, आपको पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अच्छा ऑन PQ के ऊपर R पॉइंट है, किस प्रकार है। अच्छा यहाँ आपको दे दिया गया है PR इक्वल टू 2QR। मजा आ गया भैया, क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, कोई 2 पॉइंट है P और Q। लीजिए भैया हम 2 पॉइंट P और Q ले लिए। क्या क्या है, -2,5 और है आपका 3,2।
यहाँ पर 2 पॉइंट हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर बोला गया है इस पी क्यू पॉइंट यहाँ जो पी क्यू है ना, इस पी क्यू के ऊपर कोई पॉइंट आर है। अच्छा ठीक है, इस पी क्यू के ऊपर कोई पॉइंट आर कहीं पर ले लीजिए, हम पॉइंट आर ले चुके हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि पी आर और क्यू आर यहाँ दिया हुआ है, इससे हम रेशो निकाल लेंगे। अरे दीदी इतना आसान था। देखो गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर इक्वल टू 2 क्यू आर। इस क्यू आर को बराबर किस तरफ लेते आएंगे तो पी आर बटे क्यू आर हो गया इक्वल टू 2/1 हो गया, अर्थात पी आर ये हुआ, क्यू आर ये हुआ। लो इसको हम लोग मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। पी आर को m1 मान लिए, पी क्यू आर क्या हो रहा है गले में, हाँ क्यू आर को जो है m2 मान लिए, अर्थात दोनों का रेशो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 2, अर्थात पी आर का वैल्यू मेरा 2 निकल गया। क्यू आर बोलो या आर क्यू बोलो, इसका वैल्यू मेरा 1 निकल गया, यहाँ पर 1 निकल गया, अर्थात 2:1 हमको रेशो चल गया पता, पॉइंट चल गया पता। क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं आर का पॉइंट, ये हम आर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हम लोग ड्राइंग बनाए हैं तो उतना लैंग्वेज लिखना नहीं पड़ रहा है कि ये x, y मान रहे हैं, यहाँ पर ये m1 है m2, सिंपल सा ड्राइंग में दिखा रहे हैं, आराम से आगे बढ़ रहे हैं। अगर ड्राइंग नहीं बनाओगे सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ये समझ के चलना। यहाँ पर बनाओगे आप, क्या बनाना है, x बराबर क्या होगा फॉर्मूला लिखोगे, और y बराबर क्या होगा बनाओगे। जल्दी इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ आपका x पॉइंट क्या निकला और y पॉइंट क्या निकला। जल्दी से बनाओगे आप, हम आपके लिए रुके हुए हैं, हम आपसे पूर्णतः उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको बनाओगे, सॉल्व खुद से करोगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला आपके लिए, जल्दी से बनाओगे आप। x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, ये आप खुद निकालोगे। हो गया होगा, और रुके, वीडियो रोक लो आप, जल्दी से रोक लिए होगे। अरे भैया कब का रोक के बना के बैठ चुके हैं आप, रहिए ना यहाँ देखो हाँ यहाँ देखेंगे हम लोग, पहली बात हमको इस x का वैल्यू निकालना है। हाँ भैया पहले तो रेशो को जोड़ लेते हैं, 2+1 दोनों में पहले रेशो को हम लोग ऐड कर लेंगे, रेशो को ऐड कर लिए। फिर x का वैल्यू निकालना है ना, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर प्लस, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ। फॉर्मूला नहीं लिखे हम लोग, फॉर्मूला लिख लें क्या, फॉर्मूला याद रखोगे आप, फॉर्मूला याद रखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कहीं पर लिख दें क्या, अरे याद रहेगा आपको, वरना आप फॉर्मूला लिख करके बना लोगे। हाँ यहाँ देखो 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई -2 आपका -2 हो गया, यहाँ पे 2+1 3 हो गया। फॉर्मूला लिख के बना लेना आप, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अगेन अब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, अच्छा भैया ये होगा, हाँ जी भैया समझ में आ रहा है। अगेन 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है हो रहा है यहाँ पर 4 + 5/3। अगर यहाँ पर आपका निकल गया 6 2, ठीक है 2 से ठीक, आपका निकल गया 4/3, यहाँ पर निकल गया आपका 9/3, अर्थात 3 रिजल्ट निकल गया यहाँ पर। ओके, अर्थात x का वैल्यू निकला, x का मान निकालना है ना, x ने r का मान निकालना है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ r इक्वल टू कितना निकल गया, x, y बराबर कितना है 4/3, यही आपका आंसर निकला। जल्दी यहाँ तक पहुँचना है आपको, उम्मीद करते हैं कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रहा होगा। अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके थोड़ा सा रुकोगे, कॉल आ रहा है। हाँ जी, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते, जो हमारा सबसे प्यारा आज का क्वेश्चन है, क्यों ना उसको सॉल्व कर लिया जाए। बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अभी ये मत बोलना भैया, जल्दी से मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, इसका भी कॉल आएगा, अब कॉल नहीं उठाना है आपको, ऐसी बात नहीं बोल रही है, ठीक है। हम लोग इस 4th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन होने वाला है, इसको उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले। और समझ लो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 4th नंबर के एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लो आप। 4th नंबर क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बेहतर तरीके से आपको सीखना है। तो पहला काम है आपका, इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लो और एक बार प्रयास करो पढ़ने का और समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पैरेललोग्राम है। हाँ भैया एक पैरेललोग्राम है, क्या करना है उसमें, देखते हैं क्या करना है। एक प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बना लिए। इसमें से हमको ABCD ये हमको दिया हुआ है। अच्छा भैया ये दिया हुआ है ABCD, ये ABCD है क्या, ये पॉइंट का नाम है ABCD। आपको चारों पॉइंट दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ, A दिया हुआ है 3 1। B कितना दिया हुआ भैया, B दिया हुआ है 5 1। अच्छा ठीक है, B मेरा 5 1 है। और क्या दिया हुआ, अच्छा ठीक है C दिया हुआ AB, C हमारा AB दिया हुआ है, और D दिया हुआ है 4 3।
डी का वैल्यू हमारा 4 3 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये दिया रहेगा और बोला जाएगा हमको ए बी निकालना है आपको, तो हम आपको बताए हैं कोई भी पैरेललोग्राम रहेगा उसका जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं समझाता हूँ। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे ये लाइन है, हम बोलेंगे इस लाइन को कोई पॉइंट बाइसेक्ट कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेस और इसका रेसो 1:1 होने वाला। ये पॉइंट जो है इस लाइन का मिड पॉइंट होने वाला, और यहाँ पर हमको मिड पॉइंट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये मेरा 1,2 है, ये 3,4 है, और हम बोलेंगे हाँ जी ये मिड पॉइंट क्या होगा, सिंपल सा x कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, अगर ये x, y है, ये x1, y1 है, याद पारो हमेशा फॉर्मूला सिखाए हैं आपको, ये x2, y2 है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला सिखाए थे कि x बराबर x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, x1 + x2 by 2 करना है, और y बराबर y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, y1 + y2 by 2 करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर इस x y का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, 1 + 3 मेरा 4 हो गया, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा, अगेन 2 + 4 मेरा 6 हो गया, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर ये जो पॉइंट है AC का मिड पॉइंट होगा, और यही पॉइंट BD का मिड पॉइंट होने वाला। देख लो समांतर चतुर्भुज में इस तरह क्वेश्चन आएगा, वहां पर सेम इसी तरह बनाना है आपको। ठीक है, मेरी बातें समझना है। पहली बात यहाँ पर जो हम सिखाए थे आपको वही चीज लिखने वाले हैं। क्या सिखाए थे, वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या लिख रहे, हट जा तो क्यों यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया है, पैरेललोग्राम, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अच्छा भैया ठीक है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AC का जो मिड पॉइंट होगा ये बराबर हो जाएगा BD के मिड पॉइंट का। दोनों सेम है ना मिड पॉइंट, हाँ भैया वो तो सही कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पर बोलना है आपको मिड पॉइंट ऑफ AC। बस यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान दे दो, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट ऑफ लिखना, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आराम से हम लोग क्या ही करने वाले, सिंपल सा AC है ना, AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे भैया, हमको बताए हैं x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और a को जोड़ना है, 3 और a को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, फिर 1 और b को जोड़ेंगे, 1 और b को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, ये बराबर हो जाएगा BD में सेम यही रूल लगाएंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्या मजा आ रहा है भैया जी, समझ में ना बच्चे कब समझ में आएगा। y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3/2। एक बार फिर से समझाते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़े 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट को जोड़े और 2 से डिवाइड, वही चीज यहां पर करना है, 3a जोड़े 2 से डिवाइड, 1b जोड़े 2 से डिवाइड, अगेन यहाँ पर 4 और 5 को ऐड किया 2 से डिवाइड कर दिया, 3 और 1 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिए। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करें, आप करोगे सॉल्व, भैया हम ना करें सॉल्व तो कौन करेगा, आपका भैया करेगा, बिल्कुल करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा हम एक काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे 3 + a/2, 1 + b/2। हाँ भैया, अगेन यहाँ पर 9/2, 4/2 अर्थात 2 हो जाएगा। हाँ भैया देखो ना, 1 + 3 4, 4/2 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, a का वैल्यू निकलेगा और b का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से आप निकालोगे, अगेन निकालोगे आप यहाँ से कि 3 + a/2 को हम लोग 9/2 के बराबर कर दिए और 1 + b/2 को हम लोग 2 के बराबर किए। यहाँ से आप a का वैल्यू निकालो, यहाँ से आप b का वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालोगे, हम आपके लिए रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी यहाँ पर निकालोगे वैल्यू, ला 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 ला, रुके हुए हैं आपके लिए, जल्दी करोगे, ठीक है, निकाल लियोगे। अरे बहुत आसान है, जल्दी निकालो ना, लेट क्यों करना। यहाँ से a का वैल्यू निकालो, यहाँ से b का वैल्यू निकालो, निकल गया होगा। देखो यहाँ पर अब क्या है क्या नहीं है समझना है भैया। यहाँ से a का वैल्यू कितना निकाले होंगे आप निकाले होंगे 6 निकाल लियो, आपका 6 निकला होगा। यहाँ से b का वैल्यू कितना निकला होगा 3 निकला होगा, निकल गया। b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 6। भैया जी कैसे कैसे सॉल्व कर दिया, हमका समझ में ना बैठे, समझा दे क्या, बताइए समझा दे आपको। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 को बराबर उस तरफ भेजे, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 हो गया, और क्या करना है। अगेन यहाँ पर 2 को उधर भेजे, 4 हुआ, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए, आपका 3 हो गया, बन गया। इससे आसान और क्या होगा, a b का वैल्यू निकालना था।
ए निकालिए, बी निकालिए, वर्टेक्स निकालेंगे ए बी। अरे बहुत आसान है, निकालो। हेंस वर्टेक्स कहाँ लिख दे, लिख लोगे ना, हेंस वर्टेक्स ए बी बराबर 6,3 बन जाएगा। अगेन सब कुछ समझ में आया? कहीं कोई डाउट है जल्दी पूछो, ठीक है, पूछना है। कहीं पर छोटा सा भी डाउट होगा ना, पूछना है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, भैया क्या ही बताना चाहिएगा, ध्यान से सुनोगे एक बात। आज जो है ना, वैसे आज हो गया आपका 16 नवंबर हो गया, और आपको ऐसा फील हो रहा होगा भैया अभी जाकर के आप जो है 16 नवंबर इतने दिनों बाद ये क्या हो रहा है भैया आपको। हाँ, समय बीतते जा रहा है और आपके पढ़ाने का स्पीड घटते जा रहा है। परेशान नहीं होना है, कुछ वर्क है तो उसको मैनेज करना पड़ रहा है। तो हम किसी भी तरह टुकड़े टुकड़े में वीडियो को बनाएंगे अब, ठीक है। 15 मिनट का समय मिलेगा, वहां पर वीडियो बना लेंगे। 10 मिनट का समय मिलेगा, वहां पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बस इस प्रकार आप वीडियो बनने वाला, ध्यान से समझना आप, ठीक है। वैसे आज 16 नवंबर है और हम लोग विचार किए थे 25 नवंबर तक में ना, वो भी हम लोग 75 लेक्चर विचार किए थे। वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे 70 लेक्चर तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। और 70 लेक्चर तक तो पहुंच ही सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी पहुंचने में थोड़ा सा मेहनत करना होगा हमें भी, ठीक है। अगेन यहाँ ध्यान दो, ठीक। हमारे जो आज हम कुछ ज्यादा बातचीत इधर नहीं करने वाले, बस आपसे इतना ही कहेंगे, अपने स्पीड को आप भी बढ़ाओ और हम भी पूरा प्रयास करेंगे पूरे समय में आपके लिए कम से कम 1 घंटे का समय जरूर निकालें। यहाँ देखो, यहाँ पर जो है हमारे सामने बहुत प्यारा प्यारा 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, और जानते हो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जिसमें आपको रेशो फाइंड करना है, यहाँ पर भी आपको रेशो ही फाइंड करना है। जब रेशो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, समझ लेना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रेशो फाइंड करने का क्वेश्चन आना है, ये तय है और ये तय ही रहेगा। तो अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीखोगे, ठीक है। यहाँ वैसे आपको रेशो दिया हुआ है, सिंपल सा वो कोऑर्डिनेट्स, पी कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना था, जो कि आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए भी है, लेकिन 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग को बनाना है। भले ही हम लोग इसको सीखे हुए हैं, हाँ हम लोग इसको सीख लिए, स्टार्टिंग में ही इसको सीख लिए थे, तो यहाँ ध्यान दोगे, ओके। और अगर मान लो ध्यान भटक रहा है, थोड़ा जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ही इस लेक्चर को करना है। खास करके 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा बेहतर तरीके से आपको करना है। यहाँ ध्यान दोगे। 1st नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले आपका प्रथम, हाँ जी भैया क्या आपका प्रथम कर्तव्य है, पहले इसको लिख लो और पहले समझने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आपसे पढ़ोगे और समझोगे, और ये 1st नंबर क्वेश्चन आपसे बनेगा, हमें पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर। पहले एक बार मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या ही कहा गया है। अगर खुद से इसको एक बार पढ़ लोगे ना ध्यानपूर्वक, यही क्वेश्चन आपसे ही बनने वाला, बिकॉज रेशो दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको बीच का पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। बनाओगे तो आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, रेशो दिया हुआ है, सिंपल सा जो बीच का जो क्या भैया जी, बीच का कौन सा, बीच का सेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो आपको ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं ये पी पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो। पी पॉइंट निकालिएगा, जल्दी से निकालिएगा, हम आपके इंतजार में यहाँ खड़े हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको बना लिए होगे, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बना लिए होगे। बस आपको मिलाना है आपका सही बना है या गलत बना है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। विच डिवाइड्स, तो जो डिवाइड कर दिया है, किसको डिवाइड कर दिया है, द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ए और बी है, इसको पी क्या कर दिया, डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ए का पॉइंट है, क्या ही पॉइंट है, -2,5, अगर बी का पॉइंट है 3,-5। इतना सा क्वेश्चन हमारे प्यारे से प्रश्न में दिया हुआ है, हमें पी का पॉइंट बताना है। कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी एक्स वाई, कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग एक्स वाई मान लिए, आपको नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग एक्स वाई मान लिए हैं। अब क्या होगा भैया, क्या करना होगा, सिंपल सा, यहाँ पर हम इस प्रश्न को पढ़ करके अपने डायग्राम को बना चुके हैं। अब हम करें तो करें क्या भैया, हमें पता है क्या करना है, x बराबर फॉर्मूला पुट करना है, अगेन y बराबर फॉर्मूला पुट करना है। पहले यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख लोगे, क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 + m2 x1/m1 + m2, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। फॉर्मूला लिखने के बाद हर एक का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कैसे,
यहाँ x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो सिंपल सा 2 और 3 का बारी बारी से x कोऑर्डिनेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करोगे, आपके लिए हम रुक रहे हैं। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो यहाँ x बराबर हो जाएगा 2 और 3 को ऐड करो, m1 प्लस m2 नीचे में होता है, यहाँ पर भी m1 प्लस m2 नीचे वाले में होता है। फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है आपको। अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, भैया जी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 6 हो जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, लो यहाँ लिख देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। वैसे तो हम लिखने वाले नहीं थे, लेकिन आपके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए लिख रहे हैं एक लाइन और एक्स्ट्रा। यहाँ 6 हो गया, यहाँ -6 हो गया, हाँ जी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, 0 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू मेरा 0 निकल गया। y का वैल्यू क्या निकलेगा? सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, फिर प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। थोड़ा सा रुकोगे, क्या कर रहे हैं? ठंडा लग रहा है पैर में ना, इस कपड़े को पैर के नीचे रख लेते हैं। रुकोगे। हाँ अब यहाँ ध्यान दो, 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, हाँ अगेन 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या ही होगा? सिंपल से यहाँ -10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ 5 हो गया, अर्थात 5/5 मेरा 1 निकल जाएगा। भैया आपका रिजल्ट निकल चुका है, वो रिजल्ट निकला है 0 और 1, तो यहाँ लिख देना है हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P B कितना हो गया? 0,1। मेरे ख्याल से आप बना लिए होंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P B 0,1। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से बनाओगे। इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। अब अपना ध्यान सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर देना है। भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो इतना आप बोल रहे हैं? आखिर क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन? हाँ भैया ये आसानी क्वेश्चन होगा, आप इसको इतना रिस्पेक्ट ना दीजिए। देखो पहले तो आप इस क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो सही, आपको पता चल जाएगा इस ये प्रश्न आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को और थर्ड नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आप एक बार जरूर पढ़ोगे, पढ़ लियोगे ध्यान पूर्वक। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ठीक है, पढ़ने, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात कंफर्म है, याद रखियो, ठीक है। रेशो निकालने का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जल्दी से जो है इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से अगर पढ़ लो, पढ़ लियोगे भैया, कब पढ़ लिए हैं। अगर यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से पूछा गया, ये 2018 में पूछा गया है, ये आपका 2017 में पूछा गया है, ओके। यहाँ ध्यान दोगे भैया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है? पॉइंट दिया हुआ है आपको, हाँ जी, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिया हुआ है और आपको रेशो बताना है, रेशो क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, किसी लाइन सेगमेंट का आपको पॉइंट दिया हुआ है A और B, ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट P दिया हुआ है, आपको ये बताना है रेशो क्या होएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द रेशो, हमको रेशो बताना है किसका? इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, P जो है किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। लो A और B को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा भैया A और B को ज्वाइन किए, इस लाइन सेगमेंट को जो है P डिवाइड कर रहा है, P यहाँ पर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, 4, M के रूप में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4, M के रूप में डिवाइड कर रहा है। हमको ये रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग रेशो को मानेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट को तो मान ले। ये 2,3 हो गया, ये आपका 6, -3 हो गया, सिंपल सा। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रेशो दिया हुआ है A और, क्या मैं कह रहा था, मैं ध्यान उधर भटक गया था। हाँ देखो यहाँ क्या चमक रहा है, अच्छा ठीक, यहाँ देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, A और B 2 पॉइंट दे दिया गया है। अच्छा भैया दे दिया गया है, फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, ओके भैया। फिर यहाँ पर आपको जो है लाइन सेगमेंट नहीं दिया, लाइन सेगमेंट कर रहा है, यहाँ पर आपको रेशो पूछा जा रहा है, इसका रेशो और इसका रेशो आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या ही करोगे, भैया रेशो नहीं दिया हुआ है तो रेशो हम लोग मान लेंगे, इस A और AP को M1 मान लो और PB को M2 मान लो, इतना तो कर सकते हो आप। ये बनाने का यहाँ पर 2 तरीका है। पहला है क्या, आप M1 M2 मान के बना सकते हो, दूसरा तरीका है क्या, आप K रेशो 1 मान के बना सकते हो। दोनों तरीके से हम सिखाएंगे आपको, पहले M1 और M2 मान के सीख लेते हैं, ओके। एक बार फिर से, पॉइंट दिया हुआ था, इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ था, रेशो नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग रेशो को मान लिए, AP को M1 बोल दिए और PB को M2 बोल दिए। अब बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखने का प्रयास करो, हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें से x कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है या फिर y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो वैल्यू हमको पता होगा हम उसी के साथ जाने वाले, सिर्फ
एक ही कंडीशन लेना है, उसी एक कंडीशन से हमारा m1 और m2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ 4 यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है P का 4, उसमें से किसका वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट का या फिर y कोऑर्डिनेट का? तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसमें आपका x कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, हमें x कोऑर्डिनेट पता है। तो सिंपल सा 4 बराबर हम जो जानते हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। नाउ क्या लिखेंगे, 4 बराबर क्या होता है उस फॉर्मूले को लिखेंगे। 4 बराबर होगा, पहले आप खुद लिखने का प्रयास करोगे, 4 बराबर क्या हो सकता है भैया, हमें पता है m1 m2 को नीचे में जोड़ देंगे और क्या करना है, m1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, m2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करने वाले। कभी ऐसा मत करना कि m1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कर देना, बिकॉज हम लोग यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को लिखे हैं, हमेशा इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ ही होने वाला है। इस बात को समझ के चलना। जल्दी इसके आगे बनाओगे आप, उम्मीद करते हैं आप यहां तक बनाए होगे। जल्दी बनाओ, हम रुके हुए हैं आपके लिए। बनाइए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जहां तक सॉल्व होगा वहां तक सॉल्व करना है। हो गया होगा? देखो यहाँ पर क्या आपका सॉल्यूशन आया होगा, मैं वो बताना चाहूंगा। या m1 और m2 का आप ऐड कर लो एक बार। हाँ भैया ऐड कर लिए। अगेन उसके बाद सिंपल सा हम लोग को m1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6m1 हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पर प्लस, हमेशा बीच में प्लस ही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले में वहां पर हम लोग x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उसका होल स्क्वायर करके फिर प्लस करते थे। फॉर्मूले को ध्यान में रखना। और यहाँ पर सब में हम प्लस ही करने वाले, अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो आउटर सेक्शन की अलग बात है। अच्छा ठीक है भैया, m1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6m1 हो गया, प्लस m2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2m2 हो गया। ओके भैया आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप खुद से बना लिए होगे, ठीक है? अब मुझे सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचाना है, वहां देख लो क्या रिजल्ट आपका निकला है। अब इसके आगे एक काम करोगे, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप जल्दी से। नहीं बना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से हम रुक रहे हैं आपके लिए। हम जान रहे हैं जब तक मैथ को आप खुद से नहीं बनाओगे आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। मैथ मतलब हुआ खुद से बनाना। जल्दी बनाओगे, खुद से बनाना है आपको। अच्छा ठीक है भैया जी, खुद से हम प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जल्दी बनाओगे, बहुत देर रुक रहे हैं आपके लिए। हाँ, इस 4 का मल्टीप्लाई के साथ 1 का मल्टीप्लाई के साथ करते हैं ना। 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई 6m1 के साथ। जानते हैं 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या रिजल्ट आवत है, तो यहाँ 6m1 ही हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 2m2 हो गया, इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका 4m1 हो गया और प्लस 4m2 हो गया। भैया जी ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, मुझे पता है ये बहुत आसान लग रहा है और आसान लगेगा आपको। अगर यहाँ पर क्या करेंगे भैया, एक काम कीजिए ना, m1 वाले को अलग कर लीजिए, m2 वाले को अलग कर लीजिए, ठीक है? फिर से समझो, इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ किसी यही टर्म आपका होगा, बिकॉज यहाँ 1 है, 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा। ये इक्वल टू का यहाँ इक्वल टू रहा और 4 से m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई m1 के साथ तो 4m1 प्लस का प्लस 4 का मल्टीप्लाई m2 के साथ तो 4m2। जो भी m1 वाला टर्म दिख रहा है उसको एक तरफ कर लो और जो m2 का टर्म दिख रहा है उसको एक तरफ कर लो। जल्दी से करोगे आप, इस m1 को बराबर किस तरफ लेके आओ और m2 को बराबर किस तरफ लेके आओ। अगर नहीं बना है जल्दी से एक लाइन और लिखोगे आप, जल्दी करो। हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। अगर यहाँ 6m1 है, 6m1 लिखेंगे, इस 4m1 को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो -4m1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 4m2 पहले से है, इस 2m2 को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो -2m2 हो जाएगा। अब तो खुद से करो आराम से। 6m1 है, 4m1 है, मान लो यहाँ पर m1 की जगह एप्पल रखा हुआ है, 6 एप्पल है, 4 एप्पल खत्म हो गया तो कितना बचा? 2 एप्पल। अगर यहाँ पर 4 एप्पल में से 2 एप्पल खत्म हो गया, कितना बचा? 2 एप्पल। जल्दी करोगे आप, इसके आगे जल्दी सॉल्व करो। हम लोग बताए हुए आपका बेस पूरा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है? जल्दी करोगे भैया। हम क्या करें, यहाँ m1 था, सेम था, तो जब सेम था तो m1 का m1 लिख लिए, 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट किए 2 हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे m2 था, m2 लिख लिए, 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट किए 2 हो गया। अब बन गया हमारा। पहले इस m2 को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, लाते हैं ना, m2 को बराबर किस तरफ लाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। वाह मजा आ गया। यहाँ पर 2 जो है आपका, हाँ भैया जी कितना लिखवा रहे हैं आप, बहुत 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 लिखवा रहे हैं ना। यहाँ ध्यान दो, समझना है आपको। यहाँ पर 2 बताओगे मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, हम आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गलती होगा सोच लो फिर क्या होगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ आप, दिमाग लगाओ। तो बोलोगे भैया यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अगेन इस मल्टीप्लाई को बराबर किस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
अब मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बिटवीन, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, हाँ जी। तो यहाँ पर m1 बटे m2 क्या हो गया, यहाँ 2 पहले से मौजूद था, इस 2 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अर्थात m1 रेसो m2 का वैल्यू निकल गया कितना, 1:1 निकल गया। बस यही हमको निकालना था, देयरफॉर यहाँ लिख देना हेंस द रेशो m1 रेशो m2 इक्वल टू 1:1। जल्दी से बनाओगे यहाँ तक। एक बार आपसे हम लोग एक बार ये बनाने के बाद इस तरीके से बनाने का प्रयास करोगे। अगर यहाँ हम लोग m1 और m2 को ना मानकर k:1 मान ले तो क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार मैं वो जानना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी इसको पहले बनाइए और यहाँ पर एक बार k:1 मानना है आपको और फिर बनाना है। सेम यही तरीका है, फिर से बनाओगे आप, ये सेकंड तरीका है। ठीक है, क्या करना होगा, अगर हम लोग यहाँ पर k:1 मानेंगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा वो समझने का प्रयास करना। तो 4 बराबर क्या होगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, फिर प्लस और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। आराम से सारा बनाओगे आप, जल्दी से प्रयास करोगे एक बार खुद से। सेम यही मेथड यूज करना है, सिर्फ m1 की जगह पर k हो जाएगा और m2 की जगह पर आपका 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सही आप बना पाओगे और ये आसान है, सेकेंड वाला जो है ना वो बहुत आसान है। ठीक है, और हम अच्छा कोई नहीं, हम तो दोनों बताना चाहेंगे, दोनों आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार प्रयास करोगे आप k:1 मान करके और रेशो निकाल पाओगे आप, ऐसा हम मन में विचार कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर हो जाएगा, सिंपल सा, क्या भैया कह रहे हैं आप, 4 बराबर हो जाएगा k का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6k हो गया। पहले k और 1 को जोड़ू तो सही, नीचे k और 1 को जोड़ दिए। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको ऑल टाइम, k का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6k हो गया, प्लस का प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 हो गया। इसके आगे सॉल्व करोगे और आप जो है ना k का वैल्यू निकालोगे। जल्दी निकालो, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करो और 4 का मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 6k प्लस 2 ही हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई k के साथ 4k और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4 हो गया। k वाले टर्म को एक तरफ, यहाँ पर 6k है। अच्छा, इस 4k को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4k। अगर यहाँ पहले से 4 है, इस 2 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो -2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 6k - 4k 2k हो गया, 2k बराबर 2 हो गया, अर्थात k का रिजल्ट मेरा 1 निकल गया। हम लोग रेशो क्या माने थे, k:1 ना, हेंस द रेशो माने थे हम लोग कितना, k:1 माने थे ना, k:1, हाँ भैया माने थे। इसलिए k का वैल्यू यहाँ पर मेरा 1 निकला है, k का मान 1 पुट करेंगे, 1:1 निकल गया। रेशो हम लोग का निकल चुका है 1:1। वहां पर भी 1:1 ही निकाले थे, लेकिन उससे आसान ये बना हुआ है, तो कोशिश करना है आपको k:1 ही मान ले, आपकी इच्छा। वैसे m1:m2 खराब नहीं है और आपसे उम्मीद कर रही थी 3 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर दोनों पॉइंट दिया हुआ। आपके पास 2 रास्ता है, या तो -4 को बराबर करके अर्थात -4 का फॉर्मूला लिख लोगे एक्स कोऑर्डिनेट का, या फिर 6 अर्थात वाई कोऑर्डिनेट का आपको फॉर्मूला लिख के बनाना है। आपके पास 2 तरीका है, दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करोगे और आराम से हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। ये आप खुद ट्राई करोगे, उम्मीद करते हैं आपसे 3 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं। वरना बताने का क्या था, तुरंत बता देते हैं हमें क्या था, लेकिन आपको ट्राई करना है। अगले क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले, लेवल अब धीरे धीरे अप होगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा।